नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 3 है, जिसके अंदर अपन अवनत वाद्य यंत्रों को याद करने की ट्रिक देखेंगे तथा उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अवनत वाद्य यंत्र होते क्या है। अवनत वाद्य यंत्रों को ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा जिन्हें हाथ या डंडों से बजाया जाता है, वे कौन से होते हैं? अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। इससे पहले अपने तत्व वाद्य यंत्र याद करें, फिर सुशील वाद्य यंत्र याद करें। ये पार्ट 3 है, वो भी आपको बिल्कुल शानदार याद होगा। ये भी आपको इस ट्रिक से बिल्कुल शानदार याद हो जाएंगे। आइए अपन देखते हैं राजस्थान के प्रमुख अवनत वाद्य यंत्र। राजस्थान के प्रमुख अवनत वाद्य यंत्रों को ट्रिक में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी एक मामा है जो कि पुलिस के अंदर है। अब उनका जो शहर है ना, उसके अंदर लोग क्या ताश पत्ते खेलते, जुआ सट्टा खेलते। इस बात से वो परेशान हो गए, तो उन्होंने दो दल थे, एक तो मोंटी का और एक चंगू का। उन दल वालों को पकड़ा और उनकी धुलाई कर दी। बिल्कुल इजी ट्रिक, अगर आपने याद कर ली तो आपको मिनिमम ना 15 अवनत वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे उंगलियों के ऊपर। तो अपन देखते हैं ट्रिक क्या है। अपने आपके मामा का क्या नाम है? अनिरुद्ध मामा। क्या नाम है? अनिरुद्ध मामा। तो अनिरुद्ध मर्द मामा ने गुस्से में 9 ताश के मोंटी व चंगू के दल को डराकर बम व खंजर से धुलाई की। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अनिरुद्ध मर्द मामा ने गुस्से में 9 ताश के मोंटी व चंगू के दल को डराकर बम व खंजर से धुलाई की। इसके अंदर आपको मिनिमम 15 अवनत वाद्य यंत्र मिल जाएंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर आप 2-3 बार पेंसिल से लिख लोगे ना कॉपी के अंदर, तो आप कभी नहीं बोलोगे। अनिरुद्ध मर्द मामा ने गुस्से में 9 ताश के मोंटी व चंगू के दल को डराकर बम व खंजर से क्या करी? उनकी धुलाई की। बिल्कुल इजी। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से वाद्य यंत्र निकलते हैं। अनिरुद्ध मामा से आपको क्या ध्यान रखना है? अनिरुद्ध से आपको ये ध्यान रहेगा, ये अवनत वाद्य यंत्र की ट्रिक है। आपको हर एक ट्रिक के अंदर मैं ऐसा शब्द डाल देता हूं जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि किसके अंदर आपने याद करी थी ट्रिक। तो अनिरुद्ध से हो गया अवनत वाद्य यंत्र, आपको ध्यान देंगे। मर्द से आपको ध्यान रखना मर्दंग, जिसको पखावज के नाम से भी जाना जाता है। मामा से आपको निकालना दमामा, जिसको टामक भी कहते हैं। दमामा में आ रहा है ना मामा, तो मामा से क्या निकालना अपन ने? दमामा। ठीक है। गुस्से से आपको निकालना है घोंसा। क्या निकालना है? घोंसा। यह अवनत वाद्य यंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, घोंसा। नो से हो जाएगा नौबत, ताश से हो जाएगा ताशा, मोंटी से हो जाएगा माटे। मोंटे से क्या हो जाएगा? माटे, जिसको माठ के नाम से भी जाना जाता है। चंगू से हो जाएगा चंग, जिसको ढप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढप भी कहते हैं चंग को। ठीक है। दल से हो जाएगा मांदल। दल आ रहा है ना मांदल के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है मांदल। ठीक है। डरा से आपको 2 ध्यान रखना है, तो डमरू और एक डेरू। ये डेरू मोस्ट इंपोर्टेंट है। बम से हो जाएगा नगाड़ा, जिसको बम के नाम से भी जाना जाता है। खंजर से हो जाएगा खंजरी और धुलाई से हो जाएगा ढोलक। धुलाई और ढोलक सेम रिलेट होता है। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे आप कॉपी के अंदर लिखना और इसके अंदर ऐसे कैसे जैसे भी मैं निकालूंगा वैसे के वैसे अंदर के अंदर से आपको क्या निकालना है? वाद्य यंत्र निकालने हैं। अनिरुद्ध से आपको ध्यान रखना अवनत वाद्य यंत्रों की बात हो रही है। मर्द से हो जाएगा मर्दंग, जिसको पखावज के नाम से भी जाना जाता है। मामा से हो जाएगा दमामा, जिसको टामक के नाम से भी जाना जाता है। गुस्से से हो जाएगा घोंसा। ठीक है। नो से हो जाएगा नौबत, ताश से हो जाएगा ताशा, कोई दिक्कत नहीं है। मोंटी से हो जाएगा माटे, बाबूजी के माटे होते हैं ना, वो है ये माटे। ठीक है। चंगू से हो जाएगा चंग, जिसको ढब्ब भी कहते हैं। दल से क्या हो जाएगा? मांदल। ठीक है। डरा से आपको 2 निकालने, तो डमरू और एक डेरू। बम से हो जाएगा नगाड़ा, जिसको बम भी कहा जाता है। खंजरी से क्या हो जाएगा? खंजर से हो जाएगा खंजरी और धुलाई से हो जाएगा ढोलक। तो बिल्कुल इजी है। अनुरुद्ध मर्द मामन ने गुस्से में 9 ताश के मोंटी व चंगू के दल को डराकर बम और खंजर से क्या करी? उनकी धुलाई की। बिल्कुल इजी है। अगर आप 2-3 बार बोलोगे नॉर्मल भी अपन देखते कि भाई इसने इसकी धुलाई करी, तो आप ऐसे ध्यान रखना धुलाई किससे करी? आपको ये ध्यान रखना है बम से और खंजर से धुलाई करी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बम यानी नगाड़ा और एक खंजर से हो जाएगा खंजरी। आपको मैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बताऊंगा, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करने हैं। तो आइए अपन देखते हैं एक एक अवनत वाद्य यंत्र के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मर्दंग। मर्दंग, जिसको पखावज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये होता है क्या है? ये अवनत वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। मैंने आपको हर एक वाद्य यंत्र के अंदर बताया, उसका वाद्य यंत्र आपको सर्वश्रेष्ठ याद रखना है, सबसे पुराना ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा जो फेमस है ना उसको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मर्दंग के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है? ये अवनत वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ? ये सुपारी या फिर वट या बीजा, किसी की भी लकड़ी से इसको खोखला करके तथा उस पर बकरी की खाल मड़ दी जाती है। अवनत वाद्य यंत्र के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिस भी वाद्य यंत्र के ऊपर किसी भी जानवर की खाल मड़ के उसको बजाया जाता है, या फिर किसी हाथों की सहायता से बजाओ, उंगलियों की सहायता से बजाओ, फिर डंडों की सहायता से बजाओ, वो ताल वाद्य यंत्र अर्थात अवनत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो मर्दंग के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मर्दंग के जादूगर अर्थात पखावज के प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वादक जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उनका क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किसके जादूगर कौन से वाद्य यंत्र के जादूगर कौन है, प्रसिद्ध वादक कौन है, तो जहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मर्दंग के आपको क्या ध्यान रखना? पुरुषोत्तम दास ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट वाद्य यंत्र है अपना दमामा, जिसको टामक के नाम से भी जाना जाता है। अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा, ये आपको मैं बता चुका हूँ कौन सा, मृदंग। लेकिन अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे भारी वाद्य यंत्र कौन सा है, दमामा है। कौन सा है, दमामा है। ये सबसे बड़ा है और सबसे भारी वाद्य यंत्र कहलाता है अवनत वाद्य यंत्रों के अंदर। प्राचीन काल में क्या होता था, जब रण क्षेत्र होता ना, राजा महाराजा लड़ाई करते थे या फिर दुर्ग की प्राचीर होती ना, उसके ऊपर इसको बजाया जाता था, किसको, दमामा के ऊपर। ठीक है, इसे बम्ब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बम्ब भी कहा जाता है। बम नहीं कहा जाता, बम तो नगाड़ा को कहा जाता है, इसको बम्ब कहा जाता है। क्या कहता है, बम्ब भी कहा जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लकड़ी की एक छोटी गाड़ी होती है, जिसको गाडुली कहा जाता है। क्या कहते हैं, गाडुली कहा जाता है। उसका उपयोग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी होता है, नॉर्मल आदमी इसको खींच नहीं सकता है, तो इसकी एक पर्सनल गाड़ी होती है, जिसको क्या कहते हैं, गाडुलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, गाडुलिया कहा जाता है। आइए अपन नेक्स्ट वाद्य यंत्र के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना घोंसा। कौन सा है, घोंसा है। ठीक है, ये किससे बनता है, ये आम की या फिर फरास की लकड़ी से इसको घेरे भैंस की चमड़ा मर दिया जाता है। मतलब कि एक जो आम की या फिर फरास की जो लकड़ी होती है ना, उसके घेरे पर क्या होता है, भैंस का चमड़ा मर दिया जाता है, तो उससे घोंसा बन जाता है। ठीक है, इसे गंगोर या फिर अन्य मेलों की सवारी के समय घोड़े पर दोनों तरफ रखकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। मतलब कि दो घोड़े होते हैं ना, उनके ऊपर रख दिया जाता है तथा बीच में रख दिया जाता है तथा डंडों से इसको बजाया जाता है। ये कौन सा होता है, घोंसा होता है। इसके बारे में आपको इतना से ही बात ध्यान रखनी है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये अवनत वाद्य यंत्र है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सा अवनत वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा अवनत वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपका में जो 4 पार्ट डालूंगा ना वाद्य यंत्र की, आपको चारों ट्रिक याद रखनी चाहिए। कि आपको कोई सा भी पूछे तो आपकी ट्रिक फटाफट मन के अंदर बोलो, आप फटाफट निकालो, क्योंकि अपने ट्रिक बिल्कुल ईजी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना नौबत। कौन सा है, नौबत है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है धातु का की लगभग 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी, जो भैंसे के खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। तो आपको इनका निर्माण किससे होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर इसका निर्माण के बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, इनके ऊपर क्या होती है, खाल मंडी भी होती है। लेकिन इनकी जो मुख्य विशेषता और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे प्राय मंदिरों या फिर राजा महाराजाओं के महल के द्वार पर बजाया जाता था, किसको, नौबत को। कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ताशा। ताशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि गम के अंदर बजाया जाता है। किसको, इसको गमी का वाद्य यंत्र कहते हैं। मुस्लिम जाति के लोग मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसे गमी का वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गमी का वाद्य यंत्र कहा जाता है। अर्थात ये गम में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है, गम के अंदर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा, ताशा कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। पापूजी के माटे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पापूजी के माटे, इनको माठ भी कहा जाता है। इसका निर्माण, पाबूजी के माटे बनाने के लिए मिट्टी के 2 बड़े मटकों के मुंह को चमड़ा मढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। मतलब कि जो मिट्टी के जो मुंह होते हैं ना, उनके ऊपर चमड़ा, जो मिट्टी के जो मटके होते हैं ना, ऐसे जो मटके होते हैं ना, ये मटका हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, 2 होते हैं। ये सिंगल नहीं होता, ये 2 होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। उनके ऊपर चमड़ा चढ़ाया जाता है, ये बजाया जाता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये दोनों माटों को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। मतलब एक माटा होता है वो अलग बजाता है ये, लेकिन ये जोड़े के ऊपर ही बजाया जाता है। एक माटा अलग आदमी बजाता है, एक आदमी अलग बजाता है। दोनों माटों में एक नर होता है और एक मादा होता है। मतलब कि जो नर होता है वो भी अलग होता है और मादा होता है वो भी अलग होता है। तथा इनको जो बजाते हैं ना, तो वो सुर भी अलग अलग निकलते हैं। ऐसे नहीं कि भाई एक ही चीज है, एक ही वाद्य यंत्र है तो सुर भी एक ही। लेकिन जो नर वाला होता है वो नर की तरह बजता है, जो मादा वाला होता है वो मादा की तरह बजता है। अर्थात दोनों के स्वर भी क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। पाबूजी के जो माटे होते हैं ना, ये तो पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, लोक गाथा होती है, उनको पवाड़े कहते हैं। पाबूजी के और माता जी के पवाड़े गाए जाते हैं, किसके ऊपर, माटों के ऊपर। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता जी के जो पवाड़े होते हैं, जो गीत होते हैं, वो किस वाद्य यंत्र के ऊपर बजाए जाते हैं। फिर पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं वो किस वाद्य यंत्र के ऊपर बजाए जाते हैं, तो किसके ऊपर बजाए जाते हैं, वो माटों के ऊपर बजाए जाते हैं। क्या, पवाड़े। क्या कहते हैं, पवाड़े। फड़े नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, पवाड़े कह रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इनका जो वादन होता है वो हथेली व उंगलियों से किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनका प्रयोग सिरोही में रायका व रेबारी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के अंदर चूरू, बीकानेर, सीकर, जयपुर, नागौर, इन क्षेत्रों के अंदर भी पाबूजी के माटों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आइए अपन नेक्स्ट वाद्य यंत्र के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना चंग, जिसको ढप के नाम से भी जाना जाता है। आपने लोक नृत्यों के अंदर, लोक गीत के अंदर भी पढ़ा होगा चंग, और लोक नृत्यों के अंदर भी पढ़ते हैं चंग। ये शेखावटी क्षेत्र का बहुत फेमस है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, आम की लकड़ी की गोल रिंग के एक और बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इनका निर्माण कैसे होता है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने की बात नहीं है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, अवनत वाद्य यंत्र होता है वो किससे होता है, वो किसी ना किसी जानवर की खाल मढ़ दी जाती है फिर बजाया जाता है, ये अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। लेकिन ये चंग कहाँ का फेमस है, ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंग क्या है, ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग है। इसको होली के अवसर पर मुख्य रूप से बजाया जाता है, इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। ये आपको इनके अंदर ध्यान रखना है कि चंग कहाँ का फेमस है, शेखावटी का फेमस है, और ये होली के अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना मांदल, कौन सा, मांदल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मांदल, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम मांदल। ये किससे होता है, मिट्टी से निर्मित होता है। ठीक है, ये मांदल कहाँ का फेमस है, ये मोलेला राजसमंद में ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, मोलेला राजसमंद। आपको मैंने जैसे कहा हस्तकला पढ़ाई है, हस्तकला मैंने आपको A to Z जिलों के हिसाब से हस्तकला पढ़ाई, जैसे मंदिर पढ़ा ना जिलों के हिसाब से, वैसी हस्तकला पढ़ाई है। तो आपको मैंने हस्तकला के अंदर बताया था मोलेला राजसमंद किसके लिए फेमस है, ये तारकशी के लिए फेमस है। किसके लिए, तारकशी के लिए फेमस है मोलेला राजसमंद। ऐसे ही मोलेला राजसमंद किसके, मांदल वाद्य यंत्र के लिए भी फेमस माना जाता है। ये भील व गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में स्वर मिलाने के लिए जौ के आटे का, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, कि मतलब कि जो मांदल होता है ना, इसके अंदर जो स्वर मिलाने के लिए, मतलब कि स्वर निकालने के लिए जौ के आटे का लोया होता है ना, जैसे कि अपन घर के अंदर भी आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदने के बाद जो रोटी बनाने से पहले जो बन जाता है उसको लोया कहते हैं। तो जौ के आटे का लोया लगाया जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है नॉर्मल, कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके अंदर के स्वर मिलाने के लिए जौ के आटे के लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो मांदल के अंदर ऐसा हुआ जाता है। ठीक है, इसे गौरी नृत्य अर्थात शिव गौरी कथा के मंचन के समय करते समय बजाया जाता है। तो इसके गौरी लोक नाट्य के समय और शिव गौरी कथा के समय भी इसको बजाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको शिव गौरी का क्या कहा जाता है, वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव गौरी का वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है। दोनों का साथ बोल रहा हूं मैं, शिव गौरी का वाद्य यंत्र तो मांदल को, अकेला शिव का कहा तो कौन सा, डमरू, तो सबको पता है। ठीक है, तथा इनके अलावा गैर नृत्य, ठीक है, वो मेवाड़ के देवरों में इसे थाली के साथ बजाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गवली नृत्य होता है ना, गवरी नृत्य, इसके अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मांदल का प्रयोग किया जाता है। और शिव गौरी की कथा के अंदर मंचन के समय भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मांदल का प्रयोग किया जाता है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना डमरू, कौन सा, डमरू। जब मैंने वाद्य यंत्र का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, शिव जी का कौन सा, डमरू विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे भगवान शिव का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि शिव गौरी का एक साथ पूछे कि शिव गौरी का वाद्य यंत्र कौन सा कहलाता है, तो वो मांदल कहलाता है। और शिव का वाद्य यंत्र कौन सा कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, डमरू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वाद्य यंत्र डेरू, कौन सा, डेरू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेरू मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। डेरू ये हर एक किताब के अंदर नहीं लिखे हुआ, ये लाइन में बहुत मुश्किल से ढूंढ के लेकर आया आपके डेरू के बारे में, कि जो गोगा जी होते हैं ना, उनके जो भक्त होते हैं ना, वो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डेरू का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका निर्माण किससे होता है, आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है ये, जिसके दोनों तरफ क्या होता है, चमड़ा मर दिया जाता है। ये डमरू का ही क्या होता है, बड़ा रूप होता है। डेरू क्या होता है, डमरू का ही बड़ा रूप है। सेम नाम है ना, डेरू और डमरू, तो आप ऐसे ध्यान रखना, ये किसका, डमरू का ही बड़ा रूप है। इसे जाहर पीर, गोगा जी को किसने दी थी जाहर पीर की उपाधि, आपको किसके अंदर बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसके अंदर दी थी, किसने दी थी। तो ये है जाहर पीर, गोगा जी के भक्तों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका, जाहर पीर, गोगा जी के भक्तों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू है। ठीक है, इसे बजाते समय कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। तो मतलब कि कांसे का कटोरा और इस दोनों को साथ में बजाया जाता है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना नगाड़ा देखते हैं। आपको नगाड़े का जादूगर ध्यान रखना है। ये मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, आपकी नगाड़े का जादूगर हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये जो पुष्कर है ना, पुष्कर के एक वो है कलाकार जिनका नाम है रामकिशन सोलंकी, ये नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। पूरे विश्व के अंदर नगाड़े के जादूगर एक ही कहलाते हैं, रामकिशन सोलंकी। ये पुष्कर अजमेर के हैं। तो आइए अपन देखते हैं नगाड़े के बारे में, जिसको बम के नाम से भी जाना है, तो कहीं कहीं नगाड़ा ये भी कहा जाता है। तो आप नगाड़ा और बम ही ध्यान रखो। ये इसका निर्माण किससे होता है, इसे भैंसे की खाल से निर्मित किया जाता है। ये वाद्य यंत्र कैसे होता है, युगल माना जाता है, मतलब कि युगल माना जाता है। जैसे अपन बाबूजी के माटे करें ना, वो भी युगल वाद्य यंत्र कहलाता है। और ये जो नगाड़ा होता है ये भी युगल वाद्य यंत्र कहलाता है। ये वाद्य यंत्र युगल माना जाता है तथा नर व मादा दोनों के जोड़ों के रूप में बजाया जाता है, मतलब कि नर व मादा दोनों के जोड़े के रूप में इसको बजाया जाता है। ठीक है, नगाड़े के जादूगर मोस्ट इंपोर्टेंट है, नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी पुष्कर। इसको आप नॉर्मल ध्यान रख लेना, रामकिशन सोलंकी नगाड़े के जादूगर है, पुष्कर के अंदर के है, ये पुष्कर से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कि रामकिशन सोलंकी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, पुष्कर अजमेर से फेमस है ये। ठीक है, इसे मुख्य रूप से रामलीला, नौटंकी, ख्याल लोकनाट्यों के दौरान बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा वाद्य यंत्र, अपना खंजली वाद्य यंत्र। कौन सा, खंजरी वाद्य यंत्र है ये। इसका निर्माण किससे होता है, ये आम की लकड़ी से बना होता है, जिसे एक ओर से खाल से मढ़ दिया जाता है। ये चंग का ही क्या होता है, छोटा रूप होता है। चंग जो मैंने आपको बताया शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, इसको ढब्बा भी कहा जाता है। और ये कब बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। ये चंग का ही क्या है, छोटा रूप है कौन सा, खंजरी। ठीक है,
इसे कामड़, भील व कालबेले जाति के लोगों के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसे बजाने में केवल अंगुलियों व हथेली का भाग ही काम में लिया जाता है। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना कौन सा, ढोलक। ये अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, ढोलक। ढोलक तो सब जानते हैं, सबके घर में आता है, कोई शादी ब्याह के अवसर पे आता है ढोलक, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो राणा, मिरासी, डाड़ी व भाड़ जाति के लोग होते हैं ना, वो ढोलक बजाने में दक्ष माने जाते हैं। मतलब कि ऐसा ढोलक बजाते आदमी सुनते रह जावे। कौन से, राणा, मिरासी, डाड़ी, वो भाट जाति के लोग। ठीक है। एक और मैं आपको अवनत वाद्य यंत्र बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक के अंदर नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली ध्यान रखना, ढाक। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो ढके हुए होते हैं ना, किसी जानवर की खाल से मड़े हुए होते हैं, ढके हुए होते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र होता है, उसको ढाक। अवनत वाद्य यंत्र, आप इसको भी ध्यान रखना, ढके हुआ है, मतलब कि ये बकरे की खाल से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ढाक कहते हैं। ये ट्रिक के अंदर नहीं बताया मैंने, ट्रिक के अंदर से अलावा है ये, क्योंकि मेरे को ना बाद में मिला, मतलब कि मैं इसको ढूंढ रहा था कि भाई कौन सा और अपन क्या अवनत वाद्य यंत्र डाले जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो मेरे को ये कहीं जाकर मिला, तो इसलिए इसको मैंने ट्रिक बनाने के बाद में मिला। तो फिर भी मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि किसी ना किसी चीज से ढके हुआ है, बकरी की खाल से ढके हुआ है, इसलिए आपको इसको ऐसे ध्यान रखना। ढके हुए वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, अवनत वाद्य यंत्र, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। इसके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, इसलिए मैंने इसको डाला है, वो आपको याद रखने वाली है। मुख्य रूप से ये जो वाद्य यंत्र है ना, ये गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं ना, वो जो बगड़ावतों का गाँव कौन सा है, देवमाली, अजमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, गुज्जर जाति से संबंधित बगड़ावतों का गाँव देवमाली, अजमेर। ठीक है। जो बगड़ावतों की जो लोक गाथा होती है ना, जो वो किसके लिए, देवनारायण जी के लिए गाते हैं, जिसको कहते हैं गोंठा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंठा कहते हैं। उससे गाते समय इसको बजाया जाता है, किसको, ढाक को बजाया जाता है। लेकिन देवनारायण जी की जो फड़ वाजते समय तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको पता होगा जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है। लेकिन जो देवनारायण जी की जो होते हैं ना, बगड़ावतों की जो लोक कथा होती है ना, उसके अंदर जिसको गोंठा कहते हैं, उसके अंदर किसको, ढाक को बजाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बूंदी व टोंक इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रचलन है, वहां पर सर्वाधिक प्रचलन है इन जिलों के अंदर। ठीक है। वादक होता है ना, इसको बैठकर इसे दोनों पैरों के पंजों में रखकर एक भाग को पतली डंडी तथा दूसरे भाग को हाथ की थाप से बजाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बगड़ावतों की जो लोक कथा होती है ना, वो किस वाद्य यंत्र से बजाई जाती है, वो ढाक वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।